आज हम फिर से एक्ट्स देखेंगे। आज हम फिर से सारी चीज़ को रिवीजन करेंगे, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आज हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ये सबको रिवाइज करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या कहा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कहा गया था गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। कब कहा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ठीक है, ये क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। उनको असिस्ट करने के लिए इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाया गया 4 मेंबर्स का, किसके लिए बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उनको कहते हैं। उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग्स। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें कि एक CGI और 3 अदर जजेस को रखा गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, जिसमें कि एक CGI को रखा गया, 3 अदर जजेस को रखा गया। ठीक है, और इसी एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड में या फिर ब्राइब्स लेने से या अपने कोई भी नेटिव से, ठीक है, मना कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया। उनको मना कर दिया गया कि ना आप कोई प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना ही आप किसी से ब्राइब ले सकते हैं, ना ही कोई गिफ्ट्स जो ऑफर होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, वो मना कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अब एक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट का एक पूरा रिपोर्ट बनाएंगे कि क्या क्या वो उन्होंने किया। वो सारा एक रिपोर्ट बना के आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट को देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया वो सारा का एक रिपोर्ट बना के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक सारा रिपोर्ट बनाएंगे और वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का और वो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स क्या क्या कर रहे हैं वो सारा गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना के देना था। ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें कि गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें क्या कहते हैं 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना के दिया गया गवर्नर जनरल बंगाल को असिस्ट करने के लिए। फिर फर्स्ट गवर्नर हमारे बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें कि एक CGI और 3 अदर जजेस को रखा गया। फिर कोई भी जो सर्वेंट्स थे कंपनी के उनको मना कर दिया गया, ना वो कोई ब्राइब ले सकते थे, ना गिफ्ट ले सकते थे किसी भी नेटिव या किसी भी राजा या महाराजा या किसी से भी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो अब रिपोर्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ ईस्ट कंपनी टू गवर्नमेंट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी फंक्शनिंग है वो एक रिपोर्ट बना के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट को बताएंगे। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या करता है? ये एक्ट क्यों पास किया गया था? क्योंकि बहुत सारे जो थे डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। तो उस डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए फिर लाया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, तो दिस एक्ट वाज पास टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जितने भी डिफेक्ट्स थे उसको सही करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। इसमें इट एक्सेप्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को बाहर कर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो है अंडर से जो रेवेन्यू मैटर्स था वो
एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को मानता था जब वो रिपोर्ट मांग लेती थी, वो सारी चीज़ को मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को वो सब करने से मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कोई भी रेवेन्यू मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, ठीक है, कोई भी जुडिक्शन नहीं था सुप्रीम कोर्ट का रेवेन्यू मैटर्स में, ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट विल हैव जुडिक्शन ऑल ओवर कलकत्ता। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिक्शन होगा ऑल ओवर कलकत्ता पे, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी दी। कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया, कुछ पावर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है जुडिक्शन रहेगा ऑल ओवर कलकत्ता के ऊपर, ठीक है। अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा क्या, अपील जो आएगा प्रोविंशियल कोर्ट से, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी अपील आएगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल नाउ एम्पावर टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। जो गवर्नर जनरल थे उनको अपना पावर दे दिया गया कि वो फ्रेम कर सके रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स, ठीक है, और एंड काउंसिल के लिए। क्योंकि प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो भी केस आता था या फिर जो भी अपील आता था प्रोविंशियल कोर्ट में, वो कहाँ जाता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आता था। तो इसलिए गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट का जो रेगुलेशन है उसको फ्रेम कर सके, ठीक है। ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या कहता है, दिस एक्ट वाज पास टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 में जो भी मिस्टेक्स थी, जो भी गलतियाँ थी, उनको सही करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। इसमें जो गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल जो था उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया, और जो रेवेन्यू मैटर्स था वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि वो ऑल ओवर, मतलब जो कलकत्ता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन रहेगा। और जो अपील था प्रोविंशियल कोर्ट, वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। और जब प्रोविंशियल कोर्ट का गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा तो गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि वो रेगुलेशन फ्रेम कर सकते थे प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल का, ठीक है। ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब हम लोग आज नया सीखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 वो सारा हम लोगों ने रिविजन कर लिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है, company's trade monopoly was abolished except for its monopoly over trade in tea and trade with China। जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था उसको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि सिर्फ वही कंपनी आकर ट्रेड कर रही थी, अब उसके मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया। बाहर से कोई और अदर कंपनी भी आके वो यहाँ पे सामान बेच सकती थी। एक्सेप्ट इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो टी और क्या, चाइना के साथ ट्रेड में और टी का ट्रेड में मोनोपोली अभी तक था, 1830 के बाद भी था। लेकिन 1813 के जो चार्टर एक्ट पास हुआ उसके बाद से और सब ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया। इट असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर कंपनी, ठीक है। इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कर दिया गया कि क्राउन सोवरेनिटी रहेगा ओवर कंपनी पे, मतलब क्राउन का ज़्यादा पावर रहेगा कंपनी पे, ठीक है। अदर क्या कहते हैं किसी भी और चीज़ से, मतलब ब्रिटिश क्राउन जो थी वो अब क्या कहते हैं उनका ज़्यादा पावर रहेगा कंपनी पे, ठीक है। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कहा गया। क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड इन इंडिया। इससे पहले क्रिश्चियन मिशनरी का अलाउड नहीं था, मतलब वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं था, लेकिन अब क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड कर दिया कि वो आए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अलाउड, जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका स्प्रेड का भी अलाउ कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स पहले सब कुछ करते थे लेकिन क्या कहते कल्चर नहीं करते थे, उन्हें डर था कि अगर कल्चर ज़्यादा करेंगे तो शायद ये भड़क सकते हैं, तो इसीलिए कल्चरल का ज़्यादा कुछ नहीं करता था। लेकिन जब उनका पूरी तरह से हो गया तो उन्होंने फिर अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस भी फैलाना स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न कल्चर का जो एजुकेशन था वो अलाउ कर दिया गया, और फिर क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया कि वो आके क्रिश्चियनिटी फैला सकते हैं इंडिया में। फिर लोकल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस, कैन ऑल्सो पनिश फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट बना दिए थे। अब वो लोकल गवर्नमेंट के पास पहले कोई काम नहीं रहता था, तो लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया कि वो अब इम्पोज कर सकते थे टैक्स, मतलब पर्सन पे, मतलब कोई फार्मर, कोई भी पर्सन या फिर कोई बिजनेसमैन पे। और कैन ऑल्सो पनिश फॉर नॉट पेइंग टैक्स, अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहे तो वो पनिश कर सकते थे, तो मार सकते थे, पीट सकते थे, या फिर कुछ ज़मीन ले सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे। कौन, जो लोकल गवर्नमेंट जिनको अलाउ किया गया था।
तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या करता है कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब एक्सेप्ट ट्रेड विद टी एंड इन ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड और टी का ट्रेड अभी भी कंपनी का मोनोपोली था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लेकिन और सब ट्रेड में मोनोपोली खत्म कर दिया गया। इट एसेटेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर कंपनी, अब क्राउन का ज़्यादा पावर हो गया कंपनी पे, क्राउन ज़्यादा कंट्रोल करने लगी कंपनी को, ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड इन इंडिया, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी जितने भी थे उनको अलाउड किया गया कि वो आके अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैलाए, ये सब अलाउ कर दिया गया कब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे। फिर क्या कहते हैं स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन जो था उसको भी अलाउ कर दिया गया, मतलब वो भी अब आगे क्या कहते हैं स्कूल बनेंगे, मिशनरी स्कूल बनेंगे, मतलब वेस्टर्न कल्चर सबको यहाँ पे स्प्रेड करने का अलाउ मिल गया। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बना कर रखे थे उनको भी पावर दिया कि वो इम्पोज कर सकते टैक्स, इससे पहले वो इम्पोज नहीं कर सकते थे, ना उनके पास ज़्यादा कुछ काम था, तो उनको काम देने के लिए एक इम्पोज कर दिया गया ताकि क्योंकि इनको कुछ नहीं दिया गया था, ना इनके पास कुछ पावर था, बस एक बना दिया गया था लोकल गवर्नमेंट, तो इसलिए इनको पावर दिया गया कि वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस ऑन पर्सन एंड कैन ऑल्सो पनिश फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, और उनको ये भी पावर दिया कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो मतलब आप उनसे उसको पनिश भी कर सकते थे। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी, फिर उसके बाद इनको भी लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स का अलाउ दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ कि लोकल गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी लेगी, उसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट लेंगे टैक्स, वो लोकल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग टैक्स लेगी, वो दोनों अपना अपना अलग अलग टैक्स लेते थे। तो इससे ज़्यादा मतलब वो हो गया, मतलब फार्मर्स लोग के प्रेशर, मतलब जितने भी लोकल बिजनेसमैन थे वो सारे पे प्रेशर आ गया। ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कर लिया, हमने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को रिवाइज कर लिया, हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रिवाइज कर लिया, और आगे जो भी एक्ट है वो सारे एक्ट हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसको भी तो वहाँ पर जाकर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जान पहचान में है उसको शेयर करें। हाँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।